हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना सीएसएन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम मोस्ट वीवीआई फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप सभी इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाने वाला है। और अगर आप सभी इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप सभी का 20 मार्क जो कि है फिक्स हो जाएगा। 20 मार्क कंफर्म है कि फिक्स हो जाएगा, पक्का 20 मार्क आ जाएगा इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़कर, क्योंकि यह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चुन चुन कर लाया हूं और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी पूछा नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, समतल दर्पण दूरा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को जरूर आगे बढ़ाइएगा। समतल दर्पण दूरा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर बी में है काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप सभी को याद रखें, समतल दर्पण दूरा बना प्रतिबिंब हमेशा जो कि है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के कारण ही समतल दर्पण होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो चलिए इसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा, चित्र के द्वारा मैं आप सभी को समझाता हूँ। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है तो आप सभी को याद रखना है, जैसे यहाँ पे समतल दर्पण, एक यहाँ पे अपवर्तन कोण और ये एक यहाँ पर परावर्तन कोण। तो आप सभी को याद रखना है, अगर इसका साइज 50 डिग्री है तो इसका साइज भी 50 डिग्री ही होगा। तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये होगा। इसे आई कहा जाता है, इसे आर कहा जाता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, मतलब दोनों कोण जो कि है बराबर है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में देखते हैं, ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर आई, सॉरी प्यारे बच्चे, आई बराबर आर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के नियम को निर्धारित करता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में या किसी भी दिशा में, या सॉरी प्यारे बच्चे टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या सीधी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, प्रकाश की किरण जो कि है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश की जो नियम, प्रकाश की जो चाल होता है, प्रकाश जो निकलता है सूर्य से वो हमेशा सीधी रेखा में आता है, ना कि टेढ़े रेखा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चे, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का आंसर सेम ही होता है। दोनों का नियम जो कि है दो ही होता है। ऑप्शन ए में है एक, ऑप्शन बी में है दो, ऑप्शन सी में है तीन, ऑप्शन नंबर 4 में है 4। तो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों का नियम 2 होता है, आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर सी बी में है पराबैंगनी तरंग का, ऑप्शन नंबर सी में है ध्वनिक तरंग का, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, प्रकाश तरंग का एक उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, प्यारे बच्चे देखते हैं क्या है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा है तो उसे आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में है नीला, ऑप्शन बी में है उजला, ऑप्शन नंबर सी में है लाल, ऑप्शन नंबर डी में है काला। तो प्रकाश जो कि है, अगर कोई वस्तु चांद पे खड़ा है तो उससे जो कि है अंतरिक्ष यात्री हमेशा काला प्रतीत होता है, ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काला। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काला। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किस
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए में है बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी में है लाल, ऑप्शन नंबर सी में है हरा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 8 नंबर मेरा प्रश्न, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप सभी को जरूर याद करना है, 2026 के एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है। टिंडल प्रवाह प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रवाह किस चीज को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रवाह जो कि है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन प्रश्न को जरूर आप सभी को याद रखना है। मैं जितने आगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी को बताने वाला हूँ, यह सभी मोस्ट VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से याद कर लेना है। और हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए में है कांच की सिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में है प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है हमेशा प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रिज्म। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ रहता है? श्वेत जो रंग होता है यह कितने रंगों के मेल से बना हुआ रहता है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 5, ऑप्शन नंबर डी में है 7। तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना रहता है? आप सभी को हमेशा याद रखना है 7 रंगों के मेल से बना रहता है श्वेत रंग। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 रंग से बना होता है श्वेत रंग। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है प्रिज्म का, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी में है कांच की सिल्ली को। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत का जो धारा होता है उस धारा का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है कूलोम, ऑप्शन नंबर सी में है वाट, ऑप्शन नंबर डी में है एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक हमेशा एम्पियर होता है, आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्यारे बच्चे प्राप्त होती है? नंबर ए में है दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी में है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा जो कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा हमेशा बैटरी से प्राप्त होती है। और 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? एक अमीटर है, उस अमीटर को जो कि विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी में है पार्श्वबद्ध में, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना, अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में किया जाता है, लाइन बाय लाइन जोड़ा जाता है अमीटर को विद्युत परिपथ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रेणी क्रम। हम जितने मोस्ट VVA इस सभी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चे आप सभी को जरूर याद कर लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलोम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बना हुआ रहता है? ऑप्शन नंबर ए में है 1.6 × 10⁻⁻19, ऑप्शन नंबर बी में है 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर सी में है 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर डी में है 6.25 × 10⁻−18। तो एक कूलोम आवेश में जो कि है 6.25 × 10⁻18 प्रोटोनों से बना हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से जो कि है किस चीज के मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है धारा को, ऑप्शन नंबर बी में आवेश को, ऑप्शन नंबर सी में विभव को, ऑप्शन नंबर डी में विद्युत शक्ति को। तो आप सभी को याद रखना, अमीटर से निम्नलिखित में से हमेशा धारा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा। अमीटर को जो कि है धारा
से मापा जाता है। और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना हुआ रहता है। शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जो कि बना हुआ रहता है वो किस चीज का बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए में है जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी में है कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी में है तांबा का, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जो कि है जस्ता का बना हुआ रहता है, जस्ता का। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में है ओम, ऑप्शन नंबर डी में है कुलोम। तो आप सभी को याद रखना है विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसका एसआई मात्रक कुलोम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुलोम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या चीज कहा जाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी में है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर सी में है विभवांतर, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हमेशा विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत धारा। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2026 के एग्जाम में 100% कंफर्म है कि यह क्वेश्चन आने वाला है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दर्ब होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आने वाला है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दर्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए में है लोहा का, ऑप्शन बी में है नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर सी में है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दर्ब हमेशा टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टंगस्टन का। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी में है जूल, ऑप्शन नंबर सी में है ताप, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, घबराना नहीं है ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखकर। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, यह सभी प्रश्न को एक में वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा, यह जितने मात्रक वाला जो कि ये संख्या होता है इन सभी का मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यह वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। जितने मात्रक वाला होता है ऐसा मात्रक वाला उन सभी को मैं एक वीडियो में बनाकर भेज दूंगा। आप सभी को वो वीडियो को जरूर देख लेना है। और मात्रक से हर साल प्यारे बच्चे 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप सभी को उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आप सभी को चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो वीडियो आप सभी लोग देख सके। और इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक हमेशा जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक जूल का मान होता है। एक जूल का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 2.4 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी में है 4.18 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी में है 0.42 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी में है 24 कैलोरी। तो एक जूल का मान हमेशा 2.4 कैलोरी होता है प्यारे बच्चे, आप सभी को याद रखना है। 22 नंबर का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है बल, ऑप्शन नंबर बी में है शक्ति, ऑप्शन नंबर सी में है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को हमेशा जो कि है प्यारे बच्चे ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा प्यारे बच्चे ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विभव वलय प्रयुक्त होता है। विभव वलय प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में है गैल्वेनोमीटर्स में, ऑप्शन नंबर बी में है सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन नंबर सी में है डीसी मोटर में, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विभव वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे 24 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 नंबर का। आप सभी को जिसका जिसका आंसर मालूम होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बाद 25 आगे और क्वेश्चन बचा है जो कि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चे। और यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए में प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर बी में है डिस्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से हमेशा जो कि है डिस्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिस्ट धारा।
डायनेमो से डिस्ट धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को जो कि उत्पन्न करने की युक्ति होता है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी में है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है मोटर। तो आप सभी को याद रखना है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र का उपयोग किया जाता है। जनित्र का मतलब प्यारे बच्चे जनरेटर। अगर शादी में जो जनरेटर जो कि है चलाया जाता है, उस जनरेटर को ही जनित्र कहा जाता है। जनित्र को स्टार्ट करने के बाद ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। 26 नंबर का प्यारे बच्चे ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए में है बहुत अधिक बढ़ जाता है, या ऑप्शन नंबर बी में है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। 28 नंबर प्यारे बच्चे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में है गोबर गैस। तो आप सभी को याद रखना है, इस 4 ऑप्शन में प्यारे बच्चे कौन ऐसा जो कि है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो कि है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? एक प्रिज्म जो कि है कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो आप सभी को याद रखना है, एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है प्यारे बच्चे, 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है एक प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है प्यारे बच्चे? अवतल दर्पण की तरह, या उत्तल लेंस की तरह, या समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, आंख का व्यवहार हमेशा उत्तल लेंस की तरह होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन और 31 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के जो साइज होता है, आंख में जो पुतली होता है, उस पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है पक्षमाभि पेशी, ऑप्शन नंबर बी में है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी में है नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, पुतली के साइज को हमेशा जो कि है परितारिका जो कि है नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख, जैसे हम सबका स्वस्थ का एक आंख है, वो आंख कितने दूर तक किसी वस्तु को देख सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 0, ऑप्शन नंबर डी में है अनंत। तो हमारा आंख अनंत दूर बिंदु तक देख सकता है, जितना हम उतना आगे देख सकता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हमारे जो नेत्र है वो नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस या बलयाकार लेंस, या ऑप्शन नंबर सी में है उत्तल लेंस, या ऑप्शन नंबर डी में है बाइफोकल लेंस। तो आप सभी को याद रखना है, मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस प्यारे बच्चे, उत्तल लेंस जो कि है लगा हुआ रहता है मानव नेत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, आप सभी को याद रखना है यह सभी प्रश्न को। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए में है पुतली, ऑप्शन नंबर बी में है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी में है कोर्निया, ऑप्शन नंबर डी में है रेटिना। तो आप सभी को याद रखना है, हमारे आंख में जो रंगीन भाग होता है वो परितारिका की वजह से ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है प्यारे? ऑप्शन नंबर ए में है आइरिस में, ऑप्शन नंबर बी में है पुतली में, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी है कोर्निया में। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब।
36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आंख आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर बी में है पुतली, ऑप्शन नंबर सी में है परितारिका, ऑप्शन नंबर डी में है पक्षमाभी मांसपेशिया। तो आप सभी को याद रखना है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को पक्षमाभी मांसपेशिया जो कि है नियंत्रित करता है। अगर आप सभी लोग यहाँ तक पहुंच गए तो प्यारे बच्चे एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में प्यारे बच्चे, पीडीएफ रेडी करने में बहुत समय लगता है और चुन चुन कर प्रश्न लाने में प्यारे बच्चे, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अपने इस भाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चे और 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होता है? मैं शुरुआत में बताया था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का जो कि नियम है हमेशा 2 होता है प्यारे बच्चे, मैं बता चुका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 38 नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन प्यारे बच्चे वीवीआई है, ये क्वेश्चन वीवीआई 100% चांस है कि यह क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आने वाला है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, तालाब का जो जल होता है उस जल का गहराई कम दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है ध्रुवन, ऑप्शन नंबर बी में है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी में है विपवर्तन। तो आप सभी को याद रखना है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना अपवर्तन के कारण ही यह ऐसा होता है। अगर आप सभी के सामने एक और प्रश्न आ जाए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर यही होगा, तारे जो कि है अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? जैसे हम सबका जो कि सेकंड नाम होता है वैसे ही अपसारी लेंस का सेकंड नाम क्या है? तो अपसारी लेंस का सेकंड नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को ही जो कि अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस का सेकंड नाम अपसारी लेंस है। तो आप सभी को याद रखना है। अगर आप सभी के सामने अगर यहाँ पे उत्तल लेंस के पूछे तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी को बोलना है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस जो कि है अभिसारी लेंस प्यारे बच्चे, इसे अभिसारी कहा जाता है और इसे जो कि है अपसारी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए में है सभी जगहों समान मोटाई, ऑप्शन नंबर बी में है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी में है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, एक उत्तल लेंस में चित्र के अनुसार आप सभी को मैं समझा देता हूँ। एक उत्तल लेंस जो कि है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगर आप सभी के सामने यहीं पे अगर पूछ दे एक अवतल लेंस कैसा होता है, तो एक अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, जैसे ऐसे ये हुआ प्यारे बच्चे एक अवतल लेंस और ये हुआ एक उत्तल लेंस, ये हुआ एक उत्तल लेंस और ये हुआ प्यारे बच्चे एक अवतल लेंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए है ना, किनारे की अपेक्षा किनारे में पतला बीच में मोटा है ना, तो यही होता है एक उत्तल लेंस। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा बिल्कुल ही। और मेरा यहाँ पे 41 नंबर और बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए में है वायु, ऑप्शन नंबर बी में है चर्प, ऑप्शन नंबर बी में है कांच, ऑप्शन नंबर डी में है हीरा। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक प्यारे बच्चे बहु सबसे अधिक होता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में है बाइफोकल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, उत्तल लेंस के द्वारा ही सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल, सॉरी प्यारे बच्चे अवतल हो जाएगा, अवतल अवतल लेंस के कारण ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा ऑप्शन नंबर ए में है कम, या ऑप्शन नंबर बी में ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी में समान, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वायु की प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा हमेशा कम रहता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है या समान होती है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है।
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या हमारे हमेशा प्यारे बच्चे 2 होता है। आप सभी को याद रखना है 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, यह भी क्वेश्चन प्यारे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोटोग्राफ कैमरा का अभिदृश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में अवतल दर्पण। तो आप सभी को याद रखना है फोटोग्राफ कैमरा में जो कि है हमारे मोबाइल में जो कैमरा है उस कैमरा में किस प्रकार का लेंस लगा हुआ रहता है। तो आप सभी को याद रखना है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे एक और प्रश्न बढ़ता है, मानव के आंख में किस प्रकार का लेंस बन लगा हुआ रहता है? वो भी प्यारे बच्चे उत्तल लेंस ही हो जाएगा, वो भी उत्तल लेंस ही हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है वायु में, कांच में, निर्वात में या कांच कांच में। यहाँ दो दो कांच पे होते हैं। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम जो कि है कांच में होता है, कांच में होता है। ये दोनों है बी एव डी, दोनों में जो कि है प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है कांच में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लेंस की क्षमता का मात्रक, निम्न में से लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है जूल, ऑप्शन नंबर बी में है वाट, ऑप्शन नंबर सी में है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी में अर्ग। तो आप सभी को याद रखना है डायोप्टर जो कि उसका इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अगला और 49 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? प्यारे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए में है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक लेंस हमेशा प्यारे बच्चे उत्तल लेंस का होता है या अवतल लेंस का होता है। उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस, ये दोनों धनात्मक ही होता है प्यारे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप सभी के सामने पूछ दे ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हमेशा अवतल लेंस या अवतल दर्पण दोनों हो सकता है, दर्पण या उत्तल दोनों, लेकिन अवतल होना चाहिए सिर्फ। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया है और यह 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा 50 नंबर आखिरी प्रश्न, हमारे इस वीडियो का प्यारे बच्चे यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और आखिरी प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को जितने मैं प्रश्न अभी तक बताया हूँ सब मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साइंस फिजिक्स का, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेना है। अगर आप सभी को एक बार वीडियो देखने पर नहीं कई बार वीडियो देखे, लेकिन यह सभी प्रश्न को याद कर लेना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर आप सभी को ये सभी पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर मैं आशा करता हूँ कि कंफर्म जो कि है प्यारे बच्चे यहाँ से आप सभी का 20 नंबर जो कि है बन सकता है। आप सभी का जो कि है यहाँ से 20 नंबर कंफर्म बन सकता है। यहाँ पे 50 नंबर और आखिरी प्रश्न हमारा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में 1.32, ऑप्शन नंबर बी में 1.42, ऑप्शन नंबर सी में है 2.24, ऑप्शन नंबर डी में है 2.42। तो आप सभी को याद रखना है 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखे होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसा मात्रक वाला वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ। अगर आप सभी को ऐसा मात्रक वाला वीडियो को देखना है तो हमारे इस पेज को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए यहीं पे मैं करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।